हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से ही तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज बेटे पिछले लेक्चर से ही जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक प्रश्नावली 10.3 के इंट्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें एक टॉपिक हमारा बचता है और कुछ एग्जाम्पल बचते हैं। एक टॉपिक बचता है जो लिखा है एक सदिश का दूसरे सदिश पर हम प्रोजेक्शन देखेंगे, प्रक्षेप देखेंगे क्या होता है और इस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, मतलब आप इस टॉपिक को समझने के बाद भी जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के हैं उन सभी एग्जाम्पल्स में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। वो आपको प्रश्नावली में भी हेल्प करेंगे और आगे भी आप कुछ भी पढ़ने जाओगे तो वहां भी आपको हेल्प करेंगे। तो इस लेक्चर को भले ही थोड़ा स्पीड तेज करके देख लो, लेकिन कुछ नोट मैं हर एक एग्जाम्पल में आपको लिखवाऊंगा जो कि अलग से कोई टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन को करते करते कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है ना। उसको ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटे, जो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का अंतिम टॉपिक रहेगा कि एक सदिश का दूसरे सदिश पे प्रक्षेप, है ना। प्रक्षेप 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 कहते हैं ना इंग्लिश में, इसको प्रोजेक्शन या फिर छाया कहते हैं। तो बहुत इजी टॉपिक है, एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, उसी पे क्वेश्चंस हो जाएंगे और इसके संबंध में एक उदाहरण नंबर 16 भी दिया गया है, इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसी तरीके का सवाल एग्जाम में आना है, ज्यादा आप लोग तनाव लेने की जरूरत नहीं है। सपोज कर लो कि हमारे पास में एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर सपोज कर लो ए है और कोई अन्य वेक्टर बच्चों मेरे पास में बी है। मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना है। मुझे क्या करना है कि जो हमारे पास वेक्टर ए है यानी कि जो सदिश ए है, बहुत ध्यान से देखेंगे। सदिश ए का जो दूसरा सदिश आपको दिख रहा है बी, सदिश बी पर हम लोग प्रक्षेप निकालेंगे। प्रक्षेप है ना, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन निकालेंगे। प्रक्षेप इंग्लिश में प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन यानी कि जो छाया पड़ेगी इसकी। तो प्रक्षेप का मतलब इसकी जो हमारा सदिश ए है, अगर मैं इस पर प्रक्षेप देखूं उसका लगभग कितना पड़ेगा वो हमें देखना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये कितना होगा, ये वाला इसकी छाया प्रोजेक्शन ए वेक्टर की बी पर ये छाया कितनी बनेगी, प्रोजेक्शन कितनी बनेगी। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में आप सब चीजें जानते हो। ए डॉट बी अपॉन, देखो ए डॉट बी को आप जानते हो। ए और डॉट बी का मतलब हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि सदिश ए और सदिश बी की अदिश गुणा है, ठीक है ना। ए डॉट बी का मतलब क्या है कि सदिश ए और सदिश बी की अदिश गुणा है। ए डॉट बी बटे जिस भी सदिश पे आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके परिमाण से आपको भाग करना है बच्चों। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से रखना है, समझना है, ठीक है ना। कि हम लोगों को अगर एक सदिश की, है ना, किसी दूसरे सदिश पर प्रक्षेप निकालनी है, प्रोजेक्शन निकालनी है, तो हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है ए डॉट बी अपॉन जिस भी सदिश पे हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उस सदिश के परिमाण से डिवाइड करना है। तो इस फॉर्मूले को याद रखें, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को याद रखें। क्या फॉर्मूला बनेगा, मैं यहां लिख देता हूं क्या, कि सदिश, उस फॉर्मूले को ही कॉपी मारूंगा। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं यहां से इसको कॉपी करता, यहां पे इसको पेस्ट कर देता। तो सदिश ए का सदिश बी पर प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप जो होने वाला है, प्रोजेक्शन जो होगा वो होगा ए डॉट बी अपॉन बी का परिमाण, ठीक है। नीचे परिमाण उसी का आएगा जिस पर हम लोग प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी से उठाया गया है। कह रहा है कि हमारे पास बच्चों एक सदिश है ए, ठीक है। ये वाला सदिश a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इस सदिश a का सदिश हमारे पास दूसरा दिया गया है b i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का k कैप पर प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन ज्ञात करो। सीधी सीधा फॉर्मूला लगना है। जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमें इन दोनों की अदिश गुणा चाहिए वो निकाल लेंगे और b का परिमाण चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, सीधी सी बात है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे हम लोग, ठीक है।
और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने का तरीका मैंने पिछले इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया है। नहीं समझ में आया है तो एक बार यहां देखने को मौका मिल जाएगा आपको इसको दोबारा से। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप की हमें डॉट करनी है किससे, बी है हमारा i कैप, ठीक है, प्लस के 2j कैप और बेटे प्लस का k कैप, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा गर्मी है यार, थोड़ा ठंडक का जुगाड़ कर लें, पंखा हल्का तेज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आपको पिछले लेक्चर में ही ये समझाई थी बात, ठीक है, हम लोगों ने आपको पिछले लेक्चर में ही बात समझाई थी कि जब हम दो वेक्टरों का क्या निकालते हैं, डॉट निकालते हैं, यानी कि अदिश गुणा करते हैं, तो हम लोगों को जरूरत नहीं है कि सबकी गुणा करके देखनी, सिर्फ गुणांकों की गुणा करते हैं। जैसे आई का गुणांक यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, तो 2 ही कम 2 प्लस यहां जे का गुणांक कितना, 3 है, यहां जे का गुणांक कितना है, 2 है, 2 तिया 6 प्लस 2, यहां पे के का गुणांक 2 है, यहां के का गुणांक 1 है, 2 ही कम 2। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10। इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को जो मैं आपको कह रहा हूं। ये हमने 10 क्या निकाल लिया बच्चों, ए डॉट बी निकाल लिया, क्योंकि हमें प्रक्षेप निकालने के समय, प्रक्षेप निकालने के टाइम ए डॉट बी चाहिए, निकाल लिया ए डॉट बी। अब हमें चाहिए बी का, क्योंकि हमें किस पे परिमाण, किस पे निकालना है, प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, बी पे निकालना है, तो हमें बी का मोड भी चाहिए, बी का मापांक, बी का परिमाण भी चाहिए। तो बी क्या है बेसिकली, अगर हम देखें, पहले बी को अगर लिखना चाहें तो वेक्टर बी हमारे पास है बच्चों है आई कैप 2j कैप प्लस का k कैप। और अगर मैं b का परिमाण निकालूंगा, परिमाण यानी कि ठीक है मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि i के भाई का स्क्वायर, j के भाई का स्क्वायर और k के भाई का स्क्वायर। फाइनली आप देखोगे आ जाएगा सर 1 + 4 + 1 √6 आ जाएगा। तो अब अगर हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं तो यहां से आप लोग बच्चों यहां देख लेना, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप है, ये काम में आ गया लिखा हुआ। तो कैसे निकाला जाएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या निकाला आप लोगों ने, यहां पे देखो 10 निकाला, 10 अपॉन बी का परिमाण √6 नीचे आ जाएगा बच्चों। हो सके तो आप √6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 5/3। फाइनली 5 √6 बटे आपका 3 जो है बच्चों प्रक्षेप आ जाएगा, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इतना सरल टॉपिक है कि आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको जरा फटाफट से नोट कर लो, और फिर कुछ एग्जाम्पल हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, मैं फिर से कह रहा हूं आगे के एग्जाम्पल समझने के लिए आपको समय देना चाहिए, क्योंकि बड़ी ही अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें मैं करने वाला हूं, साथ साथ बहुत सारे नोट लिखवाने वाला हूं। तो आप लोग, बहुत सारे नहीं 2-3 तो आएंगे ही, तो आप लोग बहुत धैर्य रखते हुए इसको जरा पहले नोट कर लो, और फिर मैं आगे आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए एग्जाम्पल नंबर 17 की बात करते हैं, 17 नंबर का एग्जाम्पल है, और मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, और नोट्स में भी इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को करने से आपके बहुत सारे और क्वेश्चंस हल होंगे एक्सरसाइज के भी। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, उस बारे में बात करते हैं। पहले कह रहा है कि सदिश ए और बी इस प्रकार हैं कि जो ए का परिमाण है, वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण मतलब क्या होता है, आपको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए बच्चों। परिमाण का मतलब वेक्टर ए की लंबाई दे दी गई है, ठीक है ना। वेक्टर ए का परिमाण हमें दिया गया है वो 2 है, वेक्टर बी का परिमाण बच्चों दिया गया है 3 है, यानी वेक्टर बी की लंबाई जो है वो 3 है। फिर ए और बी की जो अदिश गुणा है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो बच्चों दी गई है 4। और भाई साहब ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका कोई हमारा पीछे से कोई लेना देना लग नहीं रहा है, कि हमें बताना है a माइनस बी का हम लोगों को परिमाण बताना कितना होगा। तो भाई अब निकालेंगे, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
उससे पहले आप एक चाहे तो नोट बना के लिख लें, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों। ठीक, ध्यान आपको रखना है कि अगर कभी भी आपको देखने को मिल जाए, ध्यान से देखना, अगर कभी भी आपको वेक्टर, कोई ए वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, कोई भी वेक्टर ए है, और अगर कभी इसके परिमाण का वर्ग हो रहा है, इसके परिमाण का वर्ग हो रहा है, तो इसका मतलब ये मान के चलिएगा कि ए वेक्टर की अपने आप में ही अदिश गुणा हो रही है। इस बात को बहुत अच्छे से आप नोट कर लें। बात समझ में आ रही है? अगर किसी वेक्टर के परिमाण का वर्ग है तो ये मान के चलिएगा कि उस वेक्टर की उसी वेक्टर अपने आप में ही, अपने आप के साथ में ही अदिश गुणा हमें करनी है। तो इसका ही हमें यूज करना है बहुत इजीली, बहुत इजीली। तो अब जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे, और इस तरीके के काफी प्रश्न आगे भी आएंगे, और इस तरीके के प्रश्न और भी बन सकते हैं, अगर ना भी हो, कोई बाहर से भी आ जाएगा, तब भी आप इस रूल को लगा करके इस तरीके के सवालों को हल कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इस सवाल से भी। तो जैसे बच्चों मैं हल कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मुझे निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक। डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका वर्ग लेके चलते हैं। ठीक है, इसका वर्ग लेके चलते हैं, क्योंकि a माइनस बी जब एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर घटाया जाता है, तो आप लोगों को सभी को पता है एक वेक्टर ही मिलता है, और हमने कहा है किसी वेक्टर के परिमाण का वर्ग उस वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ में अदिश गुणा, डॉट प्रोडक्ट होती है। तो अगर उस नियम को मैं अप्लाई करूं, तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर a माइनस बी की डॉट a माइनस बी के साथ ही मेरे को कर दूं मैं। अगर इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है इस नोट के जरिए? ठीक है, अब हम लोगों को एक चीज और समझनी है कि हमारे पास में सीधा सीधा डॉट गुणा करने का टेक्निक हम पीछे भी सीख के आए हैं, है ना, और हम लोग यहां पे भी सीख कर सकते हैं कि जैसे कि पहले हम ए की करेंगे, इस ए की इन दोनों सदिशों से डॉट करेंगे, वितरण नियम काम में आएगा। देखो एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर कोई वेक्टर ए है बाहर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, चाहे तो उसको नोट बना करके लिख लेना, ठीक है ना, और अंदर की तरफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है बच्चों, तो वेक्टरों के योग पर अदिश गुणा का वितरण किया जा सकता है। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। हम लोग सीधा सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। मतलब आप लोग समझ में आई या नहीं आई, मैं बताता हूं। इस ए की अदिश गुणा का दोनों पर वितरण कर दिया, प्लस जो का तू रहा बीच में ए डॉट बी ए डॉट सी। आप कुछ बच्चे कह रहे हैं नई बात थोड़ा, ये ऐसे तो हम करते ही आए हैं, लेकिन बेटे आप सदिश बीजगणित पढ़ रहे हैं, तो हर एक बात को आपको गहराई से समझना है। जब आप कहीं आप क्रॉस पढ़ोगे यहाँ अगली एक्सरसाइज में, तब इसको ऐसा करने में ना बड़ी समस्याएं होंगी। तो आप इसके लिए डॉट के लिए सही है, इसको हम वितरण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरण नियम। तो इस बात को आप लोग यहाँ पर समझ लेना, और इसको देखो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखो इस ए को ए डॉट ए हो जाएगा बच्चों, फिर ए की इसमें करेंगे प्लस माइनस का माइनस और ए डॉट बी, ठीक है, फिर इसकी इसमें करेंगे माइनस प्लस माइनस बी डॉट ए, बी डॉट ए, और फिर माइनस माइनस का प्लस, और आ जाएगा बच्चों बी डॉट बी, बी डॉट बी। अभी अभी मैं जो नोट लिखवा रहा हूं वो इतना कमजोर नोट नहीं है कि वो थोड़ी जगह काम आए, वो बहुत जगह काम आने वाला है। ए डॉट ए का मतलब क्या है कि वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग, मैंने अभी अभी बताया है, माइनस बच्चों ए डॉट बी लिखा है जो का तुम, है ना। और देखो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ए डॉट बी क्रम विनिमय होता है, बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। ए डॉट बी का हो या बी डॉट ए का हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग यहां पर इसको ए डॉट बी ही लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। यहां पे हम वेक्टर बी के परिमाण का वर्ग कर सकते हैं। अब जो प्रश्न के अंदर दिया है उन सब चीजों को इस्तेमाल में लाओ जरा।
भाई उसने कहा वेक्टर ए का परिमाण 2 है तो यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस ये आ जाएगा 2a डॉट बी। चलो अभी नहीं रखते, इकट्ठे सबको दावत पे बुलाएंगे। आप समझ में आया जो मैं कर रहा हूं? वेक्टर बी के मापांक का वर्ग। अब आप वैल्यू रखिए जरा, इसका वर्ग कितना होगा बच्चों, ध्यान से बताओ। 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा ना, अभी लिखेंगे नेक्स्ट में। 2 इंटू ए डॉट बी कितना दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है 4। वैसे ही लिख लेना चाहिए था हमें, जब 100 क्वेश्चन सॉल्व आप करते हो तो जो चीजें दी है ना उसको लिखना चाहिए था। मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग खुद से लिख लेना। ए डॉट बी हमारे पास है बच्चों 4 प्लस बी का जो वर्ग है वो 3 का वर्ग हो जाएगा। तो उसको जब आप सोल्व करोगे 4 माइनस 8 प्लस 9, ठीक है, 4 माइनस 8 और 9। तो यहां से अगर हम लोग ध्यान दें तो ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5 आ जाएगा। यानी ये क्या आया, बेसिकली ये आया क्या कि ये आया वेक्टर ए माइनस बी के परिमाण का वर्ग 5 है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण कितना हो जाएगा, √5 आ जाएगा। इतनी बेसिक सी बात आपको समझ में आती है। आप कहोगे सर प्लस माइनस काहे नहीं लगा रहे हो, माइनस नहीं आएगा, परिमाण धनात्मक होगा। परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पर इस तरीके से फिनिश कर देंगे। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो लिखवाए गए 3 नोट आपने नोट कर लिए होंगे और इन नोटों के आधार पर हम लोग आगे भी काम लेंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से इसको नोट करो। मैं आपके सामने अगले एग्जाम्पल को लेकर के प्रस्तुत होता हूं। जरा थोड़ा सा मेरे को समय चाहिए बच्चों, 1 मिनट का सिर्फ। चलिए बच्चों, बात करते हैं इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर आए 18वें एग्जाम्पल की। और 18वें एग्जाम्पल के अंदर बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन और आया है हमारे सामने। भाई साहब कह रहे हैं कि यदि ए एक मात्रक सदिश है और वेक्टर एस कोई दूसरा सदिश है एक्स माइनस ए वेक्टर और एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर का जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है इसके बीच में डॉट होगा। इसके बीच में क्या है चिन्ह, डॉट है, क्योंकि ये भी सदिश है ये भी सदिश है तो एक अदिश मिल रहा है तो इनके बीच में निशान लगेगा डॉट। तो क्या तो हम लोगों को x का परिमाण निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो यहाँ पे आराम से इसको कर सकते हैं। देखो हल कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो उसने कहा कि वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो सीधी बात है मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश होने का मतलब है कि इसका जो मापांक होगा यानी कि इसका परिमाण जो होगा वो 1 होगा। भाई मात्रक सदिश की खास बात क्या है, मात्रक सदिश की खास बात होती है जिसका परिमाण 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, लंबाई 1 होती है। तो अब हम उठाते हैं सवाल को। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं वेक्टर वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 8 है। तो यहां पर पहले इनको ऐसा मत कर देना, बीजगणित कभी आप लगाओ कि सर एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है तो पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग है, तो हो सकता है वो, लेकिन आपको नियम से काम करना है सदिशों के बीजगणित के अंदर। पहले हम लोग x की करेंगे x में, तो बेटे x डॉट x फिर प्लस वेक्टर x डॉट a फिर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर फिर आ जाएगा माइनस का a वेक्टर डॉट a वेक्टर। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या है, अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में नोट लिखवाया है, इसको लिख सकते हैं वेक्टर a का परिमाण का वर्ग प्लस, देखो x वेक्टर डॉट a वेक्टर का हो या a वेक्टर डॉट x वेक्टर का हो, दोनों सेम है और लेकिन दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, तो आप यहां पर इनकी विदाई कर सकते हो। फिर आपके पास में आ जाएगा माइनस का वेक्टर a के परिमाण का वर्ग बराबर 8। तो यहां पे आप देखोगे वेक्टर a का परिमाण बराबर आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमने बताया आपको 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। आप यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 9 के इक्वल और वेक्टर a का जो परिमाण है बेसिकली वो 3 आ जाएगा। इसमें मुझे कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फटाफट से नोट करो। हम लोग फिर एक आगे के 2-3 एग्जाम्पल जो हैं काफ़ी कामयाब एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना। मैं 19वां एग्जाम्पल अभी आपको कराऊंगा बच्चों और 20वां जो है बड़ा अच्छे एग्जाम्पल है। चलिए बच्चों,
एग्जाम्पल नंबर 19 में अगर हम लोग बात करें तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, फिर से कह रहा हूं, अच्छा एग्जाम्पल है और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आप लोग, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी होती है, दिमाग जब इस तरीके के चिन्ह देखते हैं बड़े छोटे वाले, है ना, तो उनको लगता है कि बड़ा कठिन कुछ काम करने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि यदि ए और बी दो सदिश हमारे पास में हो तो उनके लिए हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि उनकी अदिश गुणा का जो परिमाण होगा, ठीक है, वो हमेशा छोटा या बराबर होगा उन दोनों सदिशों के अलग अलग परिमाणों के गुणनफल से। बिल्कुल ठीक बात है। और इस असमीका है, ये क्या है, एक असमीका है। इस असमीका को हम लोग कहते हैं कॉची शेवार्ड इनइक्वालिटी या कॉची शेवार्ड, ठीक है ना। कुछ लोग इसको काशी भी कहते हैं, है ना, कुछ पढ़ने वाले, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा फर्क होगा, काशी भी कहते हैं, वैसे हम लोग कॉची हमने पढ़ा तो कॉची ही कहेंगे, कॉची शेवार्ड असमीका कहेंगे, इनइक्वालिटी यानी कि असमीका। आप सभी को पता है इस तरीके के चिन्ह अगर आते हैं तो उसको समीका नहीं कहते, समीका मतलब समीकरण, और अगर छोटे बड़े वाले चिन्ह की कुछ बातचीत हो जाए तो उसको हम असमीका कहते हैं। तो ये इसको हमें याद रखना है, ये अगले क्वेश्चन में भी आपको काम देगी, इसको हमें प्रूफ भी करना है, बहुत इजीली करने वाले हैं, देखो बहुत आसान है। आप इस बात को ध्यान से देखेंगे कि यदि हम लोग इनको मान लेते हैं, यदि सदिश ए तथा सदिश बी शून्येतर, अब ये शून्येतर मैं पहले भी समझा चुका हूं लेकिन फिर बता दूंगा, शून्येतर का मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो सदिश है, तब क्या होने वाला है भाई, तब आपको पता है कि सर ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए का परिमाण बी का परिमाण, साथ में आता है कॉस थीटा। अगर इनके बीच का जो एंगल है, इफ इन दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों थीटा हो जाए, क्या हो जाए, थीटा हो जाए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और इस थीटा को हम लोग वामावर्त दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ही नापते हैं, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने एक खेल खेल लूं, और उम्मीद करता हूं आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, सर कुछ ज्यादा खास बात आपने नहीं करी है, इसको मैंने कॉस थीटा लगा दिया। अब मैं दोनों पक्षों का परिमाण निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, परिमाण ले लेता हूं, इधर सबका परिमाण ले लेता हूं, यानी कि ए डॉट बी बटे ए का परिमाण बी का परिमाण और बराबर होगा कॉस थीटा का परिमाण। इसको आप कहोगे सर इसको लिख दो वेक्टर ए और बी की अदिश गुणा का परिमाण बटे, इनका परिमाण तो ऑलरेडी था ही तो लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर। ध्यान रहे कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 से छोटी या बराबर होती है, हमेशा। इतनी बात आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं। कॉस थीटा की वैल्यू 0 से छोटी हो, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, 0 नहीं, 1 से छोटी होगी या फिर बराबर होगी, और चूंकि हम परिमाण की बात कर रहे हैं तो प्लस में ही होगी, तो नेगेटिव होगी नहीं, नेगेटिव होगी नहीं, क्योंकि परिमाण की बात कर रहे हैं। अगर सपोज कर लो कोस की वैल्यू -1/2 भी आती तब भी हम इसका परिमाण निकाल दें, तो आपको तो इतनी बात पता है छोटी क्लास से कि सर ये माइनस हट जाएगा। तो cos थीटा का जो परिमाण है ना बच्चों, वो ध्यान रहे वो 1 से छोटा या बराबर होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। तो आप अगर एक बात हम लोग कह दें, इसको मैं हटा दूं यहां पे और इसको लिख दूं भाई, इसको हमने क्या कहा, इसकी वैल्यू 1 से छोटी या बराबर होगी, तो इस मीडिएटर को बीच में से हटाओ तो ये वाली वैल्यू 1 से छोटी या बराबर होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई की जा सकती है, इसको उधर ले जाया जा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे सदिश ए डॉट बी छोटा या बराबर हो जाएगा सदिश ए का परिमाण और सदिश बी के परिमाण के। अब आप मेरे भाई ध्यान से देखो ऊपर क्या करना है, ऊपर यही तो करवा रहा था मेरे से, वो देखो, इसको हम लोग कहते हैं कॉची शेवार्ड इनइक्वालिटी या फिर काशी शेवार्ड इनइक्वालिटी। इसको याद रखें, बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है, नहीं आपके पास में, इसको आप समझ करके चलें।
अब हम अगले एग्जाम्पल पे बात करते हैं, बिना रोके मैं चाहता हूं, ठीक है ना, बिना रोके हम लोग इस क्वेश्चन पे बात कर लें तो बढ़िया है। तो मैं अभी आपके सामने 20 एग्जाम्पल की बात करता हूं, उसके बाद केवल एक एग्जाम्पल बचता है, फिर इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बेटे इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। 20 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो 20 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दो सदिश है मेरे पास में, दो सदिशों, ठीक है, दो सदिशों ए तथा बी के लिए हम लोगों को प्रूफ करना है, के लिए सदैव ये बात ध्यान रखनी है, सदैव, सदैव क्या होता है कि बच्चों ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी का जो परिमाण होता है वो छोटा या बराबर होता है सदिश ए का परिमाण प्लस सदिश बी के परिमाण से। ये बात आपको छोटी क्लास में भी किसी टीचर ने समझा दी होगी। इसको कहते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यानी कि त्रिभुज असमीका। दो असमीकाएं पढ़ी हैं हम लोगों ने अभी तक, एक तो कॉची-शेवार्ट जो अभी पढ़ के आए हैं, और एक तीसरी है त्रिभुज असमीका। और त्रिभुज असमीका से हम लोग एक रिजल्ट और निकालेंगे, संरेख देखने वाला, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखिए, यहीं से मैं आपको बता के चलूंगा। तो देखो ध्यान से, इसको कैसे करना है हम लोगों को, इसको कैसे देखना है, ठीक है ना, मैं इसको आप प्रूफ कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखना हम लोगों को। इसको प्रूफ करने के लिए ये तो कन्फर्म है, दोनों के दोनों सदिश जो हैं आपके कैसे सदिश हैं भैया, शून्येतर है, नॉन जीरो है, यानी कि जीरो नहीं होंगे। अगर जीरो हो जाएंगे तो फिर ये तो मतलब इसके लिए कुछ ज्यादा बात करने वाली बात नहीं बचेगी। अगर ए भी जीरो हो जाए, बी भी जीरो हो जाए तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। हमें तो बात उसके लिए करनी है, अगर जीरो ना हो तो हम लोग कहेंगे कि यदि सदिश ए तथा बी शून्येतर, शून्येतर मतलब नॉन जीरो सदिश हों, तब हम एक चीज लेके चलते हैं, ये बनाना ना मेरे को, तो हम लोग a प्लस बी का जो परिमाण है उसका स्क्वायर लेके चलते हैं। कहोगे सर इससे फायदा अभी निकल के आएगा, देखते रहो। हमने अभी भी शुरुआत में ही एक नोट लिखवाया था जब मैंने आपको बताई थी बात कि किसी भी सदिश, क्योंकि ए भी एक सदिश है, बी भी एक सदिश है, दो सदिशों को जोड़ने से हमेशा एक सदिश मिलता है, और किसी सदिश के परिमाण का वर्ग ये कहता है कि उस सदिश की उसी के साथ में हम लोग अदिश गुणा करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इतना तो सबको समझ में आ गया हो क्योंकि एग्जाम्पल हमने पहले भी ऐसा किया है। मैं फिर इसको खोलूंगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इतना क्लियर है आप लोगों को? सामान्यतः हम इसको क्या लिख देंगे बच्चों, इसको लिख देंगे वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग, ये 2 वेक्टर ए डॉट बी बन जाएगा। आपको इतना क्लियर है भाई? ए बी या बी ए में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है, क्रम विनिमय नियम लगता है डॉट के अंदर। यहां पर वेक्टर बी का परिमाण है। तो अब हम लोगों को ऊपर वाली इनइक्वालिटी का यूज करना है जो हमने अभी पढ़ी है। कौन सी पढ़ी थी हमने बेटे? काची-शेवार्ट असमीका हम लोगों ने जो पढ़ी है उसको पढ़ना है, ठीक है। अब पहली बात तो ये सुनो, पहली बात तो आपको एक चीज बताते हैं कि अगर हम कोई भी रियल नंबर लेके चले x, इस बात को नोट करके लिख लो चाहे कहीं भी, वैसे ये आपको पता भी होगी बात, लेकिन अगर कोई बात लिख ली जाती है तो वो और पुख्ता और अच्छी हो जाती है। तो अगर हम लोग कोई रियल नंबर लेके चलते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या है x, तो आपने ये नोटिस करा होगा कि जो संख्या x है वो हमेशा छोटी या फिर बराबर होती है अपने परिमाण यानी कि मापांक से। इतनी बात तो आपको पता होगी।
अगर नहीं पता है बच्चों तो इसको अच्छे से नोट कर लो। वेरीफाई करना चाहते हो, मन में क्वेश्चन है, कराते हैं। जैसे हमने -3 लिया, -3 हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा -3 के मापांक से, ठीक है ना। देखो आप 3 से बराबर तो नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। आपको पता है इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी बात बन जाएगी। कहोगे सर जानबूझ के आपने नेगेटिव लिया है, चलो पॉजिटिव लेते हैं। हमने सपोज कर लो 4 ले लिया, 4 हमेशा छोटा या बराबर होगा किससे, अपने ही परिमाण से। 4 जो है छोटा या बराबर होगा किससे, 4 से। तो छोटा तो नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों में से एक बात तो आई गई है बराबर। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखें। आप सुने, अगर बच्चों a प्लस बी के परिमाण के वर्ग को हम देखें, यहां पर a का परिमाण है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ना मैं बदल रहा हूं, ठीक है ना। इसको ना मैं बदल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं परिमाण के अंदर ले जा रहा हूं। तो आप मेरी बात सुनो, a डॉट बी का जो परिमाण होगा वो छोटा या बराबर होगा, नहीं होगा किससे, सॉरी ए बी जो होगा वो छोटा या बराबर होगा किससे, इनके परिमाण से। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, दिस कंडीशन। क्योंकि आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, ये हम लोग यहां पर कर क्या रहे हैं, हम सदिश ए सदिश बी की डॉट कर रहे हैं। और हमने ये बात सिखाई थी, जब भी हम लोग सदिश एक दो सदिशों की डॉट प्रोडक्ट या फिर अदिश गुणा करते हैं तो रिजल्ट एक अदिश आता है, यानी कि एक रियल नंबर आता है। तो ये एक रियल नंबर है, जैसे हमने वहां एक्स लिया, ये एक्स है, ये अपने ही मापांक से छोटा होगा, तो ये बराबर नहीं रहेगा, ये बराबर नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा बेटे, ये क्या हो जाएगा, ये वाला चीज इसके अंदर हम लोग प्रयोग कर लेंगे। कहां से क्लियर हुआ, ये आपको समझ में आया, आपको समझ में आया। क्योंकि इससे अगर हम क्या कर रहे हैं, इस पे इसका परिमाण निकाल रहे हैं, इसका मापांक निकाल रहे हैं, तो इससे तो बड़ा ही होगा ना। तो हमने देखो बड़े का चिन्ह लगा दिया। तो बच्चों यहां पे लिखोगे आप वेक्टर बी के परिमाण का वर्ग। अभी भी आपको उस क्वेश्चन की खुशबू नहीं आ रही, और मुझे एक चीज दिख रही है आपको अभी अभी, अगर आप फील कर पा रहे हो, क्या फील कर पा रहे हैं, अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर कॉची शेवार्ड इनइक्वालिटी देखी है, उसको हम यूज करने वाले हैं। इसको हम लिखेंगे 2a का परिमाण अलग, b का परिमाण अलग। क्योंकि ये देखो अगर यूज कर लेंगे इसको सॉरी ये क्या आया, ये CS यानी कि कॉची शेवार्ड इनइक्वालिटी से आया, ये कॉची शेवार्ड इनइक्वालिटी से, इनइक्वालिटी से, यानी कि जो ऊपर वाले एग्जांपल हमने बात करी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, और सब बच्चे पता है, देखो ये भी एक वास्तविक संख्या होगी, ये भी एक वास्तविक संख्या, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो फिर हमारे पास वेक्टर कुछ बचा ही नहीं है, सदिश कुछ बचा ही नहीं है। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो लिखेंगे सर वेक्टर a के परिमाण प्लस वेक्टर b के परिमाण का होल स्क्वायर। और आप सभी को पता, दोनों साइड से वर्ग हटा लो तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b छोटा या बराबर होगा वेक्टर a का परिमाण और प्लस वेक्टर b के परिमाण से। ये रिजल्ट है जिसको हम त्रिभुज असमीका कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसको बहुत अच्छे से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको भी लिख लेना, ये भी बहुत अच्छे से आपको इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है। थोड़ा ज्योमेट्रिकली इसको समझते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इसको समझते हैं कि अगर वेक्टर a हमारे पास में ये है बच्चों, और वेक्टर हमारे पास वेक्टर b सपोज कर लो ये है, इन दोनों को जोड़ना है, a प्लस b करना है ना। तो इनका जोड़ त्रिभुज नियम के हिसाब से जो मैंने आपको सिखाया था 10.2 के अंदर, तो वो ये आएगा, ये क्या होगा a प्लस बी, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि ये त्रिभुज बन गया, इस भुजा की, इस त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई चाहते हैं तो इसका परिमाण देख लेंगे। और अगर इस भुजा की लंबाई चाहते हैं तो वेक्टर b का परिमाण देख लेंगे। और अगर इस भुजा की लंबाई चाहते हैं तो वेक्टर a प्लस बी का
परिमाण देख लेंगे। और आप लोगों को ये बात बताई गई होगी छोटी क्लास के अंदर कहीं भी कि किसी भी त्रिभुज को बनाने की जब रचनाएं हमने पढ़ी है पिछली कक्षाओं में, कि अगर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ठीक है ना, अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी हो जाए तो त्रिभुज बनेगा, अगर नहीं छोटी होगी तो नहीं बनेगा। अगर बराबर भी हो जाता है तब भी त्रिभुज नहीं बनता, तब ये तीनों रेखाएं संरेखित हो जाती हैं, एक ही रेखा में आ जाएंगी तीनों रेखाएं। एक नोट लिखवाना चाहता हूं इसलिए बकवास कर रहा हूं इतनी। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना त्रिभुज नियम से, यहां भी हमने प्रूफ कर दिया। और त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि बड़ी भुजा का वर्ग, छोटी कक्षा में पढ़ा है कि, गलत कह रहा हूं, कि किसी त्रिभुज में, इस बात को चाहे लिख लेना, किसी त्रिभुज में क्या होता है कि जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा जो है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। किससे? हमेशा छोटी होनी चाहिए अन्य दो भुजाओं के योग से, अन्य दो भुजाओं का योग। इस बात को आपने छोटी क्लास में कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज देख लो। तो बात वही हुई ना, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये है, देखो सबसे बड़ी भुजा जो है वो छोटी होगी, मैं इसे हटा रहा हूं अभी। किससे? अन्य दो भुजाओं के योग से। अब अगर ठीक है ना, यदि इस नोट को और क्लियर करें, यदि बड़ी भुजा बराबर हो जाए, ये चिन्ह हमने बराबर का लगा दिया, किससे? अन्य दो भुजाओं के योग से, बड़ी भुजा बराबर हो जाए अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर हो जाए, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना है आपको कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष, ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष, तब ये लिखेंगे, तब त्रिभुज के तीनों शीर्ष संरेख हो जाते हैं, संरेख होते हैं। मतलब फिर क्या होगा, आप चाहे प्रकार पेंसिल लेके बैठना, कुछ ऐसी माप लेके चलना, मैं कह रहा हूं कि एक भुजा तो लेके चलना 6, दूसरी भुजा लेके चलना 2 और तीसरी भुजा लेके चलना 4, और इनसे आप त्रिभुज बना के देखना बच्चों। क्योंकि आपको पता चल रहा कि दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी के बराबर है, तो कभी भी त्रिभुज बनेगा ही नहीं कि तीनों के तीनों पॉइंट ए भी, बी भी और सी भी, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आप लोगों के पास ज्योमेट्री होगी उससे बना के देखना। लेकिन जैसे ही मैं इसको कुछ चेंज कर दूंगा, मान के चलो इसको मैंने 3 कर दिया, तब क्या होगा, तब बड़ी भुजा जो है दो भुजाओं के योग से छोटा हो जा रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तब आपका त्रिभुज बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन करके देखना आप लोग, इससे ये भुजाएं लेकर के, पहले ये वाला लेकर के देखना, त्रिभुज बन जाएगा। फिर यहाँ पे 2 लेके देखो, यानी कि ये इन दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा के बराबर जब लेके चलेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर त्रिभुज बनेगा नहीं, फिर तीनों पॉइंट्स, तीनों जो है शीर्ष जो है संरेख हो जाएंगे। इस संरेख वाली बात पर अगला एग्जाम्पल में करने वाला हूं, ठीक है। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इस पॉइंट को मैं ए कह दूंगा, इस पॉइंट को मैं बी कह दूंगा, इसको मैं सी कह दूंगा, इसका मतलब ये रहेगा कि अगर AC का मापांक बराबर होगा, AC का मापांक यानी कि इस भुजा की लंबाई जो है वो बराबर होगी इस भुजा की लंबाई AB के मापांक प्लस BC के मापांक के, तब कह देंगे, तब हम ये कहेंगे AB तथा C संरेख होंगे। तो इस बात को जो मैंने अभी आपके सामने लिखी है, मुझे नहीं पता आप किन शब्दों में लिखोगे या किस तरीके लिखोगे, लेकिन लिख लो भाई। जितना अच्छे से इसको आप लिखोगे उतने अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगे। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से तो 2 नोट है, ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया है। सबसे बड़ा और जरूरी नोट हमारे पास ये है, नीचे वाला, ठीक है। ठीक है भैया, तो अब हम चलते हैं बेटा, देखो फटाफट निपटाते हैं
इसको इधर इस वाले हिस्से को जो होगा तो छोड़ते हैं और अभी आगे की तरफ चलते हैं ताकि हम लोग इस इंट्रोडक्शन को अभी समाप्त कर दें। तो 21 एग्जाम्पल को देखो ध्यान से आप। उसमें ये कह रहा है कि हमारे पास किसी ट्रायंगल के 3 शीर्ष दिए हैं। तो बच्चों उदाहरण देखो, उदाहरण हमारे पास जो है वो 21, उसने क्या कहा, त्रिभुज है हमारे पास में कोई और बिंदु दिए गए, जैसे ए बिंदु तो दिया गया है हमारे पास माइनस का 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 5k कैप, और बी जो दिया है बिंदु वो दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और एक बात और सुन लो आप लोग कि सी पॉइंट हमें दिया गया है बच्चों 7i कैप और माइनस के k कैप। इनको मुझे संरेख दिखाना है। क्या दिखाना है? संरेख। तो ए बी सी अगर संरेख होंगे तो मैंने कंडीशन लिखवा तो दी है आपको कि ए सी जो है ए बी प्लस बी सी के बराबर हो जाएगा। बड़ी भुजा, ध्यान रहे इसका सिंबॉलिकली ध्यान रखें, बड़ी भुजा हमेशा अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए हमें तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी ना। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे बेटा ए सी, ठीक है ना, फिर हम निकाल लेंगे बी सी, अरे नहीं पहले ए बी निकाल लेंगे, हम लोग ए बी निकालेंगे पहले, फिर हम बी सी निकालेंगे, फिर हम लोग ए सी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ए सी निकाल लेंगे। ठीक है, आपके पास में ये बी है यहाँ। ठीक है बच्चों, तो लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात सुने जरा, हम लोगों को सदिश तो बनाने पड़ेंगे ना। ए दिया है तो मैं जब इसको हल करूंगा, ये क्या है? ये ए का स्थिति सदिश है। बेसिकली ये क्या है? ये क्या है? ये हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। ए का स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है ये, यानी कि ये ओ ए होगा। तो ओ ए, ओ के सापेक्ष जहां ओ मूल बिंदु है, माइनस 2i कैप 3j कैप 5k कैप। फिर बच्चों ओ बी देखो, ओ बी यानी कि बी का स्थिति सदिश है i कैप 2j कैप और 3k कैप। फिर आप OC लिखोगे, OC क्या है? 7i कैप, देखो उसमें j नहीं है तो मैं लिख रहा हूं प्लस 0j कैप, थोड़ा सही बन जाएगा, और माइनस के k कैप। तो पहले निकालो बच्चों ए बी। ए बी निकलेगा तभी तो उसका परिमाण निकलेगा, नहीं निकलेगा? ए बी होगा ओ बी माइनस ओ ए। ये बात हमने 10.2 में पढ़ी है कि ए बी निकालने के लिए बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो यहां अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें से ये घटाना है। तो जब डायरेक्ट में कर रहा हूं, थोड़ी ये चीजें आप अपने आप रफ कॉपी में करके देख लेना। आई में से 2i घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 2i में से 2j में से 3j घटेगा तो माइनस का j कैप बचेगा, 3k में से 5k घटेगा तो माइनस के 2k कैप बचेगा। साथ साथ हम लोग एक काम करते हैं, ए बी का लंबाई यानी कि परिमाण भी देख लेते हैं। तो जो कि बराबर होगी 3 का वर्ग 9, 1 का माइनस 1 का वर्ग भी 1 और 2 का वर्ग 4, तो आ जाएगा √14। ठीक है ना, 7 दूनी 14, 14 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर हम निकालेंगे ए बी निकाल लिया, बी सी निकालिए। बी सी होगा सीधा सीधा ओ सी माइनस ओ बी, यानी कि सी का स्थिति सदिश माइनस ए का। ये 10.2 की बातें हैं। तो ओ सी क्या है? इसमें से हमको ये घटाना है, 7 में से 1 घटेगा तो 6i आ जाएगा, और भैया ये तो माइनस में आ चला जाएगा, माइनस का j कैप, और इसको इसमें करेंगे तो माइनस का 4k कैप। तो बच्चों बी सी का भी मापांक निकाल लो साथ साथ, और हम लोगों को मिल जाएगा कि √ 36 + 4 + 16, तो अंडर में आ जाएगा बच्चों 40, 56 है ना। कितना आ जाएगा? 56। 56 को हम लिख सकते हैं 8 × 56 होता है ना, या फिर आप कहें 8 × 56, 7 × 28, तो 2 नहीं, क्या लिखेंगे? देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56, 2 बाहर आ जाएगा, तो इसे लिख देंगे हम लोग 2 √14, है ना। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं बच्चों AC।
AC निकलेगा OC माइनस OA से। OC माइनस OA मतलब इसमें से हम लोग घटाएंगे ये, तो आ जाएगा आपका 7 में से -2 जाएंगे तो बचेगा 9i कैप। माइनस का क्योंकि 0 में से 3 घटेगा तो माइनस का 3j कैप आ जाएगा और माइनस के 6k कैप। और साथ ही साथ एक बात और कर लो कि AC का जो है मापांक निकालो, अंडर रूट में आ जाएगा सर 81 + 9 + 36। मैं समझा पा रहा हूं आपको जो मैं कर रहा हूं? ये पिछली एक्सरसाइज में हमने करा कैसे मापांक निकाला जाता है, बार बार रिपीट करने से समय खराब होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये आ जाएगा 90 और 36 126 126। इसको कैसे लिखा जा सकता है भाई? इसको लिखा जा सकता है 14 निम्न 126 होता है ना, तो 3√14 इसको लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो अब आप एक बात ध्यान दो, ऊपर आ जाओ। हम एक बात देख रहे हैं कि जो AC है हमारी सबसे बड़ी भुजा जो है, देखो AC सबसे बड़ी भुजा है 3√14, वो बराबर है, आप देखो AB का मापांक प्लस BC के मापांक के, आप देख लो ना। और देखो आपको दिख रहा है कि 3√14 जो है बच्चों वो बराबर है √14 प्लस 2√14 के, साफ साफ दिख रहा है ना। अतः हम ये कह देंगे, हमने ये बात कही कि अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है, वैसे संरेख देखने का एक तरीका हमने पहले भी सीखा है, ये एक नया तरीका सीखा है। अतः हम ये कह देंगे बच्चों, अतः A B तथा C संरेख है, कोई त्रिभुज नहीं बन रहा भाई, सारे एक ही रेखा में संरेख है। उम्मीद करता हूं इस इंट्रोडक्शन के अंदर हर एक बात आपको स्पष्टता से समझ में आई होगी और जिनको आप इजीली, ठीक है ना, आपके जिसको आप इजीली बच्चों समझ सकते हो। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब कुछ ज्यादा कठिन नहीं होंगे आपके सामने, बाकी मैं हूं ही सॉल्यूशन आपको दूंगा ही, पूरी एक्सरसाइज का कोई दिक्कत होगी तो उस क्वेश्चन वहां से सॉल्यूशन से आप लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको हम सॉल्यूशन देने वाले हैं इस एक्सरसाइज का। तब तक खुद से बढ़िया से बैठ के कोने में लग करके क्वेश्चंस खुद से करिए। धन्यवाद।